सर जो ये मामला है नॉर्मलाइजेशन, आज हम पूरा विषय जानना चाहते हैं, ये है क्या? सबसे पहले मैं स्पष्ट आपको ये बात कर देना चाहता हूँ, कलकत्ता से भी हमने अपने फार्मूले पर मोहर लगवाई, वेट करवाया, सत्यापित करवाया कि ये फार्मूला ही कंप्लीट फार्मूला है। जानना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन है क्या सर? डिफिकल्टी लेवल शिफ्ट का नहीं होता, डिफिकल्टी लेवल पेपर का होता है। तो एक पेपर के साथ बाकी को नॉर्मलाइज करना है। तो हमारे इसके पहले हमने फार्मूले से किया था, परसेंटाइल फार्मूले से जी। तो उसमें एक बड़ा एरर ये है कि परसेंटाइल फार्मूले में हमारे जो नंबर हैं वो स्क्वीज होके बहुत सारे हाईएस्ट उस पे चले जाते हैं। में क्या ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि जो सुनने में खबर आती है भाई 70 वाला बालक तो रह गया, 40 वाला लग गया, नहीं इतना ऐसा, भी फर्क नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैक्सिमम कितने मार्क्स का फर्क होता है? नहीं, मैक्सिमम इसमें क्या है, 4-5 से लेके 8 नंबरों तक का लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हरियाणा के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है रोजगार का, नौकरियां का। बालक पढ़ने इतने लगे बेशुमार। मैं सीईटी के लिए एक लाइब्रेरी में गया तो वहां पे बच्चा के 90 नंबर आ रहे हैं। भाई कितना पढ़ाए हुए, 3 साल से पढ़ाई। अब बहुत सारी समस्याएं आई हैं। एडवोकेट्स विपक्ष के अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार के एडवोकेट्स अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या है नॉर्मलाइजेशन पे। ये नॉर्मलाइजेशन आपने कितनी बार सुना होगा, है कि नुकुन मेरा। उसके बाद फिर मामला आया प्रेसेंटाइल मेथड। ये प्रेसेंटाइल क्या है? उसके बाद फिर इक्वे प्रेसेंटाइल। हमने इन चीजों का बेरा नहीं है और कोर्ट में भी जाकर इस पर मामला अटक जावा है और बहुत सारी जनता, युवा और बहुत सारे एडवोकेट इस मामले को घुमावे है क्या। आज इसने पूरा एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक्सप्लेन, ताकि किसी के माइंड में कोई डाउट ना रहे। हमारे साथ हैं हमारे भोपाल सिंह खत्री जी, HSSC के चेयरमैन साहब। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जो ये मामला है नॉर्मलाइजेशन, आज हम पूरा विषय जानना चाहते हैं, ये है क्या? देखिए ऐसा है, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी जी। सबसे पहले मैं स्पष्ट आपको ये बात कर देना चाहता हूँ जी। हमारी एक भर्ती थी, जब भारती सर चेयरमैन थे तो क्लर्क की भर्ती थी। उसमें लगभग 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था जी। और एक शिफ्ट से काफ़ी मात्रा में लोग सेलेक्ट हो गए थे और अगली 5 शिफ्टों से बच्चे कम सेलेक्ट हुए थे अनुपात के हिसाब से। वो मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जब जज साहब के सामने गया तो उन्होंने कहा, भारती जी आपने बहुत अच्छी भर्ती की है, पर मैं चाहता हूं कि आप नॉर्मलाइजेशन लेके आए। नॉर्मलाइजेशन में किसी को कोई कष्ट या दुख नहीं होता कि मेरे साथ जाती हुई है। यहाँ वाकई एक शिफ्ट के बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं और दूसरे पोस्टों शिफ्ट्स के कम हुए हैं। तो हमारा आयोग जब आया तो हमने इस चीज़ को फॉलो किया और हमने फॉलो कोई आंख मीच के नहीं किया, पूरी स्टडी की इस चीज़ की। हम स्टैटिकल इंस्टीट्यूट में गए, SSC में गए, रेलवे में गए, NTA में गए और CBSE में गए, काफ़ी जगह और काफ़ी स्टेटों का हमने इसमें स्टडी किया। और उन्होंने कहा कि अगर आपने पूरी तरह से ईमानदारी से और जस्टिस के साथ भर्ती करनी है तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला ही एक उचित फार्मूला है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल एग्जामिनर का एक समान नहीं होता। पेपर कोई किसी शिफ्ट में डिफ़िकल्ट, किसी में इजी, ये हो सकता है। तो हमने इसको अपनाया बहुत स्टडी करने के बाद, यहाँ तक कि स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कलकत्ता से भी हमने अपने फार्मूले पर मोहर लगवाई, वेट करवाया, सत्यापित करवाया कि ये फार्मूला ही कंप्लीट फार्मूला है। और इस सारे चीज़ को देखने के लिए हमने अपने एक मेंबर साहब की ड्यूटी लगाई और अपने एक्सपर्ट्स जो हमारे और थे उनकी ड्यूटी लगाई, सेक्रेटरी लीगल की लगाई कि लीगल भी इसमें क्या क्या पॉइंट हैं। तो हमारे बीच में कमलजीत सैनी जी जो इस सारी की स्टडी करके आए और उसके बाद हमने उनकी रिपोर्ट पे लागू किया। वो आपको समझाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और किया कैसे जाता है। जी।
तो हमारे साथ कवलजीत सिंह सैनी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सब। ये जो नॉर्मलाइजेशन वर्ड है, बड़ा नाम बोलने में बड़ा नॉर्मल है, लेकिन सारा मामला उलझा रखा है। सर, मैं जानना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन है क्या सर? बेसिकली क्या है कि आपकी जब बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहां संख्या आपकी बहुत ज़्यादा है, कई लाख में है, तो आपके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्टेट में कि आप 7-8 या 10 लाख लोगों का एग्ज़ाम ले सकें। 7-8 लाख लोगों का एग्ज़ाम लेने के लिए आपको 5 या 6 शिफ्टें आपको चाहिए जी। तो 5-6 शिफ्टों में हर पेपर जो अलग बनेगा, 6 अगर आपके पेपर बनते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि 6 का डिफ़िकल्टी लेवल एक जैसा हो। तो जिन बच्चों के पास आसान पेपर आएगा वहाँ बच्चे ज़्यादा हाई स्कोर करेंगे और ज़्यादा बच्चे पास होंगे। जिसका मुश्किल होगा वहाँ कम स्कोर करेंगे, कम बच्चे पास होंगे। तो ये किसी भी तरीके से न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए चाहिए कि हम लोगों को एक ही दृष्टि से देखें और उनको नॉर्मलाइजेशन फार्मूले से सबको इक्वल प्लेटफॉर्म दें, ताकि बच्चों का रिप्रेजेंटेशन हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक जैसा हो। ये इसके पीछे कारण है जो नॉर्मलाइजेशन के पीछे एक हमारा कि हम नॉर्मलाइजेशन करते क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। जी जी जी। जैसे आपका फीमेल है, फीमेल में हमने 3 शिफ्टें यूज की हैं। जी सर। एक शिफ्ट में एक ही पेपर था, तो टेक्निकली 3 शिफ्टें और 3 ही पेपर हुए जी। लेकिन हमारा मेल कांस्टेबल के अंदर हमारी 6 शिफ्टें थी, लेकिन हर शिफ्ट में 4 पेपर थे। तो एक तरह से टेक्निकली 6 × 4 यानी कि 24 शिफ्ट्स हो गई हैं। तो 24 शिफ्टों में हम कह सकते हैं कि ये हमारा पेपर हुआ है। कहने को 6 शिफ्टें हैं, लेकिन एक शिफ्ट में 4 पेपर हैं। तो डिफिकल्टी लेवल शिफ्ट का नहीं होता, डिफिकल्टी लेवल पेपर का होता है। तो एक पेपर के साथ बाकी को नॉर्मलाइज करना है। तो हमारे इसके पहले हमने फार्मूले से किया था, परसेंटाइल फार्मूले से जी। तो उसमें एक बड़ा एरर ये है कि परसेंटाइल फार्मूले में हमारे जो नंबर हैं वो स्क्वीज होके बहुत सारे हाईएस्ट उस पर चले जाते हैं। एक्चुअल स्कोर सपोज करो किसी का 58 है जी, अपने उसके शिफ्ट में बच्चे 50,000 बैठे हुए हैं और वो पहले जो है ना 100 बच्चों में आता है 58 स्कोर पे, तो उसका जो परसेंटाइल होगा वो तो 99 पॉइंट समथिंग होगा। और जो उसका टॉप स्कोरर है जो फर्स्ट रैंक पे बैठा हुआ है, हो सकता है उसके 78 मार्क्स हों, उसका भी 100 के आसपास होगा। तो ये जो 20 नंबर का गैप है ये आपका सिकुड़ के स्क्वीज होके ये पॉइंट्स में रह गया या एक नंबर में आ गया। तो अगर हम इसमें कोई और नंबर जोड़ देते हैं तो उससे एरर आएगा। इसलिए किसी भी ऐसे उसमें जोड़ने के लिए जहां हमारे पास एक्स्ट्रा मार्क्स हों, जैसा कि हमारा पुलिस के केस में है, पुलिस में हमारे पास 10 नंबर एडिशनल क्वालिफिकेशन के हैं और 10 नंबर हमारे पास सोशो इकोनॉमिक के हैं जी। तो जैसे हम यहाँ पे अगर उसको 20 नंबर उसके अंदर और जोड़ देते हैं तो उससे एरर आने के चांस हैं। तो हम परसेंटाइल के अंदर स्कोर नहीं ये एडिशनल मार्क्स नहीं जोड़ सकते जी। हमें उसके लिए चाहिए कि हम पहले उसको भी स्कोर में कन्वर्ट करें। इसलिए हमारा परसेंटाइल फार्मूला हमने हटा के जब दोबारा से इस पर सलाह की तो ये निकल के आया कि हम इसमें इक्विपरसेंट मेथड यूज करते हैं, इक्विपरसेंटाइल, और हम इसको मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मार्क्स प्लस मार्क्स ऐड हो सकते हैं, यानी ये दोनों एक ही टाइप की एंटिटी हैं। आप ये कह सकते हैं कि मीटर प्लस मीटर है तो वो 2 मीटर हो गया है। लीटर प्लस मीटर कोई ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि एक वॉल्यूम का यूनिट है, दूसरा डिस्टेंस का यूनिट है जी। तो इसलिए जो है ना ये इक्विपरसेंटाइल फार्मूला ही फिट बैठता है जहां पे आपको कोई और चीज इसमें ऐड करनी हो जी। पहला चरण इक्विपरसेंटाइल का परसेंटाइल ही है। कहो तो मैं इसको जो है ना बोर्ड पे आपको चाहूंगा थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें सर। हाँ जी, बेसिकली परसेंटाइल है क्या जी सर? पहले तो आप ये देखिए कि अगर आपकी 4 शिफ्टें हैं 1, 2, 3 और 4, ये आपकी 4 शिफ्टें हैं जी सर। इसमें आपने मार्क्स लिए हर स्टूडेंट के, यहाँ से यहाँ आपके मार्क्स आ गए सभी बच्चों के जी। ऐसे ही दूसरे में हुए जो एक्चुअल स्कोर है जी जी। फिर हम क्या करते हैं इनिशियली जी सर, सभी के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। बाकी सभी रिजल्ट में भी ऐसे ही करते हैं, नॉर्मल रिजल्ट बनाते हैं। तो हाईएस्ट स्कोर जिसके होते हैं वो टॉप पे आ जाता है और जिसके उससे कम नंबर हैं वो उसके नीचे आते हुए वो उसके नीचे आता है जी जी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको करते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं जी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने के बाद फिर हम जो टॉप स्कोरर है जी, अगर हम इसको टोटल को हम m मानते हैं
और इसको हम इसकी पोजीशन को n माने तो हमारा जो परसेंटाइल होता है p/n इंटू m। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो p इंटू n, ये परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले इक्वी परसेंटाइल का भी फर्स्ट पार्ट परसेंटाइल ही है। तो परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज करो इस बच्चे से इसका रैंक 2 है, यानी कि, और हमारे पास टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, टोटल संख्या हमारे पास 100 है जी। तो सिर्फ 1-2 बच्चे इससे ऊपर हैं, दूसरा नंबर है एक बच्चा इससे ऊपर है 99 इंक्लूडिंग दिस फेलो, इंक्लूडिंग दिस कैंडिडेट कम है, इससे नीचे हैं, तो ऊपर का फिगर हमारा n क्या होगा? n होगा 99 और m क्या होगा आपका? 100। तो परसेंटाइल क्या होगा? p n/m 99/100 इंटू 100। 99 इसका परसेंटाइल आपका स्कोर हो गया, जिसको हम 5 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं। ठीक है जी। हर एक शिफ्ट में ऐसे ही हमने घटते क्रम में रखे हुए हैं बच्चे, जितने बच्चे उससे नीचे होते हैं या उसके बराबर होते हैं उसका फिगर ऊपर हो गया। तो यहां से नंबर का काम खत्म हो गया। जब आपने अरेंज कर दिया, यहां से आपका परसेंटाइल हो गया, नंबर से यहां पीछा छूट गया। ठीक है जी। तो आपने एक शिफ्ट का घटते क्रम में लगाया, दूसरे शिफ्ट का घटते क्रम में लगाया, ऐसे ही कैलकुलेट किया, तीसरे का आपने लगाया, फिर चौथे का लगाया जी। फिर आपने सबको एक सीट में मर्ज कर दिया। जी जी। सीट में मर्ज करने के बाद आपने इसको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया जी। डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉमन में किया चारों शिफ्टों के, यानी कि चारों शिफ्टों में जो सबसे ऊपर बच्चा है उसका हाईएस्ट स्कोर हो गया और उसमें जो सबसे नीचे है उसका लोएस्ट स्कोर हुआ। तो इस तरह से हमारा दोबारा से रीअरेंज हो गया। तो फिर हमने कॉमन सीट में जी उसमें से जो है ना टॉप जितने हमें चाहिए उतने बच्चे हमने छांट लिए, तो यहां तक हमारा परसेंटाइल हो जाता है। यहां इसके नंबर छूट जाते हैं जी। अब इसमें परसेंटाइल में क्या दिक्कत है कि सपोज करो इस बच्चे के जिसका 99 रैंक है, इसके 78 मार्क्स थे सपोज करो 80 में से, और दूसरा ये आपका बच्चा, ये तो संख्या 100 में नहीं है, ये कई हजार में है, कई हजार में है, ठीक है ना, या लाख में है, 50,000 सपोज करो एक शिफ्ट में है जी। तो अगर ये 50,000 हैं तो यहाँ पे जो रैंक आएगा दूसरे बच्चे का वो तो 99.99 समथिंग इस तरह का एक फिगर होगा। ठीक है, ठीक है ना, रैंडम फिगर होगा। और इस पे जो 150 पे है या 100 पे है बच्चा, उसके हो सकता है नंबर आपके 68 हो 78 के बजाय, लेकिन क्योंकि ये भी 100 है और इसके नीचे का फिगर तो 50,000 है, तो ये कितना रैंक बनेगा इसका? डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100, तो इसका स्कोर कितना हो गया? ये भी 99 पॉइंट समथिंग होगा। अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे, ये डिफरेंस पॉइंट्स में हो गया, ठीक है ना जी। ये सिर्फ पॉइंट्स में डिफरेंस हो गया। एक्चुअल डिफरेंस कितना था? 78 माइनस 68। 10 मार्क्स का जो डिफरेंस है आपने परसेंटाइल फार्मूले से सिर्फ उसको पॉइंट्स में ले आए। अगर आप इसमें ऐड करते, अभी अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होती, आप इसमें 10 ऐड करते तो इसके 78 हो जाते, और इसमें 0 ऐड करते तो इसके भी 78 हो जाते, ठीक है ना जी। लेकिन इसमें क्या होगा फार्मूले में, अगर हम परसेंटाइल यूज करते इस केस में, यहां तो हमने 99 में 0 जोड़ा, 99.876 इसका हाईएस्ट स्कोर हो गया, ठीक है। लेकिन इस बच्चे का स्कोर क्या है? 99 है दूसरे वाले का, जिसके 68 मार्क्स हैं। अब आप इसमें 10 जोड़ दीजिए, इसके हो गए 109, यानी कि दोनों के टोटल मार्क्स 78 हैं, लेकिन इसके तो 109 हो गए जी। तो जब कोई आपको चीज ऐड करनी है, ऐड करने से पहले उसको इक्वेटेड स्कोर में लेके आना है, इस पोर्शन को आपको इक्वेटेड स्कोर में लेके आना है। तो परसेंटाइल का जो फर्स्ट चरण है, जो पहला चरण है, वो तो आप इक्वी परसेंटाइल का, वो तो परसेंटाइल ही है। तो इसमें जो है ना कई चरण हैं। सबसे पहले हो गया आपका परसेंटाइल कैलकुलेशन, दूसरा है आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन आपने एक सीट में सबको मिक्स किया, उसके बाद उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, ठीक है जी। तो दूसरा हुआ नॉर्मलाइजेशन। अब आपने इसमें कोई और चीज ऐड नहीं करनी है, तो आपका यहां से स्कोर, टॉप स्कोर बिल्कुल फिट हो जाता है। अगर आपको ये सोशियो इकोनॉमिक के और एडिशनल मार्क्स नहीं जोड़ने होते
तो बिल्कुल परफेक्ट फार्मूला है, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है जी। लेकिन आपको अगर इसमें कुछ ऐड करना है तो ये जो आपने परसेंटाइल निकाला था इसको रिकन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मार्क्स के अंदर। तो मार्क्स के अंदर क्या लेना पड़ेगा, आपको एक रेफरेंस शिफ्ट चुननी पड़ेगी और उसके रेफरेंस में बाकी के मार्क्स को इंटरपोलेट करना पड़ेगा स्टैटिस्टिकली। तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कहाँ पे आप फॉल करते हो। तो उसका क्या होगा कि सपोज करो इसमें हमारा जैसे मैंने उसके दिखाया था, आपके 4 शिफ्ट इसमें है, एक शिफ्ट में ये हो गया, 2 शिफ्ट में इसका हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही इसके अरेंज किया, 4 हो गया। अब मेरे पास इसके एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, सपोज करो ये 99.98764 है, नीचे वाला 99.8503 है, 99.8 और इसको 406 है। इसी तरह से दूसरे में भी हैं, इसका भी 99.98763 हो गया सपोज करो जी। इसमें कोई और है 99.98435 है जी। अब जब हम इसी ऐसे ही दूसरे में होगा, जब हम इसको करेंगे अरेंज तो क्या होगा कि ये तो नंबर 1 पे आ गया जी। जब हम इसको दूसरे मिक्स करेंगे इसको एक सीट में, ये सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है, ये थर्ड पे आ गया और ये फोर्थ पे आ गया, ये सिक्स्थ पे आ गया जी। तो इसी तरह सारे शिफ्ट के बच्चों की अलग अलग पोजीशन जब एक कॉमन सीट में होगी, अलग अलग रैंक पे आ जाएंगे। अगर आप 100 में इसको कैलकुलेट करोगे, सपोज करो हमने रेफरेंस शिफ्ट कोई एक ली, एट रैंडम कोई भी ले सकते हैं, हमने एक शिफ्ट ली, उसका बच्चा पहली पोजीशन पे आ रहा है जी, उसका दूसरा बच्चा आपका 7th पोजीशन पे है जी, एक बच्चा आपका 11th पोजीशन पे है, एक आपका 15th पोजीशन पे है, और इसी तरह से आगे जाते जा रहे हैं। इस पहले वाले बच्चे के सपोज करो 73 मार्क्स हैं जी, इस दूसरे बच्चे के आपके 72 हैं, इसके 71 हैं और इसके 70 मार्क्स हैं जी। अब एक से एक के 1 और 7 के बीच में 2 भी है, 3 भी है, 4 है, 5 है और 6 है जी। 5 बच्चे और हैं, 5 बच्चे और हैं। यहाँ पे आपके 8, 9 और 10, ये 10 इनके नंबर कैलकुलेट करने हैं जी। तो एक परसेंटाइल से कैसे कैलकुलेट होंगे? पुराने नंबर को भूल जाओ, इनके जो इनिशियल स्टेज पे थे उसका कोई रेलिवेंस नहीं है आगे जी। कोई भी शिफ्ट जो सिलेक्ट करनी है उसके नंबर का रेलिवेंस है। तो इसमें कैसे होगा स्कोर? सपोज करो मैं इसके कैलकुलेट करता हूं, तो इसके नंबर ये क्योंकि यहां इनके बीच में है तो इनके नंबर इसी के बीच में आएंगे। वो कैसे? फार्मूला तो अलग तरीके से लिखा गया है, वो समझाने में थोड़ी दिक्कत होगी, मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूँ कि वास्तव में है क्या जी। इसका बेस स्कोर हो गया 72, ठीक है जी, डिफरेंस हो गया 73 माइनस 72, ठीक है जी, इनटू 72 के कोरस्पॉन्ड हमने इसके कैलकुलेट करने हैं 2 वाले के जी, ठीक है ना जी। 2 वाले का कितना है? 98.763 है जी। हमने इसका 98.876 कितना है? इतना ही है ना, 98763 जी। इसका ये हुआ जी सर, माइनस इसका स्कोर 7th वाले का, सपोज करो ये 406 से नीचे होगा, ये 358 ले लेता हूँ, मान लो मैंने 358 लिया जी। तो इसमें से 99 माइनस 98,358 ये हो गया ऊपर वाली फिगर जी, और नीचे वाली फिगर इसके क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? ये है ऊपर सबसे टॉप में जो था 99 पॉइंट, हाँ 99.98764 जी, माइनस इसका स्कोर जो ऊपर वाला है, नहीं इसका स्कोर 90, यही वाली फिगर होगी 99.98358 तो अगर आप इसको गौर से देखोगे जी सर, ये वैल्यू रेशो है जी, इसका रेशो है जी, तो इसकी लिमिट है 0 to 1 जी। ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, सही बात है। क्यों? क्योंकि ये इससे ऊपर तो जा नहीं रहा जी, इसके बीच में है। इसकी वैल्यू आपकी 0.9 हो सकती है, 0.98 हो सकती है, 0.7 यहाँ पे लाई करेगी कहीं जी। नीचे ये कम होगी, ऊपर ज्यादा हायर होगी।
तो आपका क्या हुआ, इसका डिफरेंस है आपका 1, यानी कि 1 डिफरेंस, 1 के बीच में 5 बच्चे हैं। हाँ 1 के बीच में 5 बच्चे हैं, पहले वाले का आपने कैलकुलेट किया, इन दोनों का डिफरेंस भी 1 है जी, और इसका डिफरेंस आपका 1 और 0 के बीच में कहीं हो सकता है जी। तो सपोज करो आपका 85 है इसका, तो आपका इसका स्कोर क्या पड़ा, 72.85, 73 से कम है, 72 से ज्यादा है। तो इस बच्चे के अपनी शिफ्ट में चाहे नंबर 68 हो, लेकिन क्योंकि ये इस जोन में फॉल करता है कॉमन सीट में, तो इसका जो स्कोर आएगा फार्मूले से 72 और 73 के बीच में आएगा। तो इसको 4.5 नंबर का बेनिफिट मिला जी। तो ऐसे ही जो है ना इसमें कम भी रह सकते हैं अगर हम टफ शिफ्ट को चुन लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूं हमने आसान शिफ्ट क्यों चुनी। जी सर। एक डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 7 जनवरी 2022 का, वो उसी टाइम आया था। जी सर। ये यूपी पुलिस का एक एसआई का केस है, उसके रिगार्डिंग था। यूपी पुलिस में क्या था कि जैसे हमने तो 7 टाइम सेलेक्ट किए हैं, उन्होंने पीएसटी और पीएमटी के लिए एक कंडीशन रखी 50% की जी, कि आपके मिनिमम स्कोर 50% चाहिए जी। तो उन्होंने एट रैंडम एक शिफ्ट उठा के उससे नॉर्मलाइजेशन की। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो नॉर्मल उस पे थे, मार्जिन पे थे, किसी के 51 थे, किसी के 52 थे। टफ शिफ्ट से उन्होंने उठा के उसका नॉर्मलाइजेशन कर दिया। जब उन्होंने टफ शिफ्ट से किया तो जिसके 52 थे उसके 50 से नीचे हो गए, 49 आ गए, 49.5 आ गए, यानी लेस देन 50 हो गए। तो ये कैंडिडेट बाहर हो गया। तो ये कोर्ट में गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन बच्चों के फेवर में डिसीजन दिया। यूपी पुलिस जो है ना आपकी सुप्रीम कोर्ट में गई, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको दिखाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फार्मूले को वेटिंग के लिए आईआईटी दिल्ली को भेजा। आईआईटी दिल्ली ने इसको वेट किया और उन्होंने माना कि ये फार्मूले से जनरेट हुआ है, तो आप किसी भी शिफ्ट को रेफरेंस शिफ्ट बना सकते हो, तो ये गलत नहीं है। और उनका क्लेम उन्होंने खारिज कर दिया। जिनके 49 हुए थे, एक्चुअल में 52 थे, वो भी बाहर हो गए। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 2017 का केस है, 2022 में डिसाइड हुआ। आप ये लगा के चलो कि आपके 5 साल बच्चों के खराब हो गए एक लड़ाई में, जो लड़ाई होनी नहीं चाहिए थी। तो हमने ये देखा कि अगर हम सबसे आसान शिफ्ट को चुन लेते हैं, सबको आसान शिफ्ट चुनने से हमें एक फायदा ये होगा, किसी के कम नहीं होंगे, तो एक ग्रीवेंस तो खत्म होगा। अब आसान शिफ्ट चुनने का भी एक मेथड है कि कैसे मानोगे किसी शिफ्ट को आसान, कौन सी शिफ्ट आसान है, कौन सी शिफ्ट आसान है, कौन सी मुश्किल है, कैसे डिसाइड करोगे। जी सर। इसको डिसाइड करने के लिए आपको 2 चीजें हैं। एक तो जिसमें हाईएस्ट स्कोर किया बच्चों ने, ठीक है ना, जिसमें बच्चों के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, जिस शिफ्ट में एवरेज सबसे ज्यादा नंबर हैं, जिस शिफ्ट में ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं जी, क्योंकि शिफ्टें तो एट रैंडम बनी है। बिल्कुल, ऐसा तो है नहीं हमने इंटेलिजेंट बच्चे एक शिफ्ट में डाल दिए हों और एक में जो है ना हमने कम कैलिबर के बच्चे डाले हों। ये तो एट रैंडम सिलेक्शन है, कंप्यूटर से हुई है। सारी शिफ्टों में एक ही जैसे बच्चे आएंगे। तो उसमें सिलेक्ट करने के लिए क्या है कि आपके किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा बच्चे पास हुए हैं जी, ठीक है, किस में हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन ये मेथड अगर आप गौर से देखोगे तो ये साइंटिफिक नहीं है। तो आपका साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड है आपका एवरेज स्कोर, एवरेज मीन स्कोर। एवरेज मीन स्कोर क्या है कि सपोज करो इस शिफ्ट में 20,000 लोगों ने एग्जाम दिया है जी, ठीक है ना जी। हर बच्चे के नंबर किसी के 78 हैं, किसी के 77.2 हैं, किसी के 76 हैं, ठीक है ना। और ये सभी के ऐसा तो है नहीं एक ही बच्चे के होंगे। सपोज करो यहाँ 100 हैं, यहाँ 500 हैं, यहाँ 600 हैं, ठीक है ना। इस तरह सारे बच्चों के मार्क्स जुड़े होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस सारे स्कोर को टोटल करके इसको सभी बच्चों का टोटल कर देंगे और फिर 20,000 से इसको डिवाइड कर देंगे जी। तो हर शिफ्ट का आपके पास एक एवरेज स्कोर आ जाएगा जी। जिसका एवरेज स्कोर सपोज करो एक का हमारे पास 33 पॉइंट समथिंग था, ठीक है ना जी। टफ शिफ्ट का हमारे पास जो सर टफ शिफ्ट थी उसका 26 पॉइंट समथिंग था। तो इससे एक क्लियर हो गया कि ये जो शिफ्ट है ये सबसे आसान है और ये सबसे मुश्किल है। अगर हम इससे नॉर्मलाइज करेंगे हर बच्चे को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, कम से कम उसका वो ग्रीवेंस नहीं होगा जो यूपी पुलिस में हुआ था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमने ये मेथड चुना कि हम इसमें
उन बच्चों को मतलब उस शिफ्ट को चुने जो सबसे आसान हो, और आसान के लिए हमने एक साइंटिफिक मेथड यूज किया कि हम सबकी एवरेज निकाल लेते हैं, जिसमें एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा होगा वो आसान शिफ्ट है। और उससे फिर ये हुआ हमारा, जब हमने 7 गुना बच्चे चुने, 7 गुना बच्चे में किसी के नेगेटिव नहीं हुए। जो पहला हमारा नेगेटिव हुआ है वो 2,19,000 से ज़्यादा, करीब 2,20,000 रैंक पे जाके नेगेटिव मार्क्स आए हैं। उसका कारण ये है, ठीक है ना, यहां तक नहीं हुए। हमें 7 गुना में कितने बच्चे चाहिए थे? 5,000 इंटू 7, 35,000। 35,000 छोड़ो, यहां 2,20,000 तक भी किसी के नेगेटिव मार्क्स नहीं हुए। और यहां क्यों हुए हैं उसका कारण बताता हूं आपको। 28.2 513 स्टूडेंट उस पे खड़े हुए हैं। 27.4 एक ही शिफ्ट की बात कर रहा हूं, 498 लोग हैं। 26 पॉइंट आपका 8 है, हाँ 8 शायद या 6 होगा, 6। इस पे आपके जो है ना फिर 504 लोग हैं। इस तरह से है जी। जब आप परसेंटाइल स्कोर P = N/M करते हो, M तो आपका 20,000 ही रहा जी, ठीक है ना, ऊपर वाला स्कोर आपका एकदम 513 गिर गया। यानी कि एक बच्चे के जिसके 28 मार्क्स थे, हो सकता है उसका 97.634 रहा हो, लेकिन क्योंकि यहाँ 513 बच्चे खड़े हुए थे, ऊपर का जो फिगर है वो 513 डाउन आ गया इसमें फिगर, तो इसके हो सकता है 94.347 बने हो। एब्रप्ट वो हो गया ना, तो बाकी शिफ्टों के बच्चे इससे ऊपर आ गए। और ये पॉजिटिव होते हुए भी, मतलब डिफिकल्ट शिफ्ट में होते हुए भी इसके मार्क्स नीचे आ जाएंगे, क्योंकि लेकिन इस चीज को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये चीज कंट्रोल नहीं हो सकती, क्योंकि जो है ना आप किसी को रोक थोड़ी सकते हो। एक ही नंबर पे जो है ना हजारों बच्चे आ सकते हैं, 2,000 बच्चे भी आ सकते हैं। नहीं तो हमारे हाथ की बात उस नहीं दिन पे कैसा पेपर है, कितने उसको क्लिक हुए हैं, कितने लोगों के दिमाग में है, उसके हिसाब से उसका स्कोर हो गया। और आपका तो सर इसमें क्या ऐसा भी मुमकिन है, क्योंकि जो सुनने में खबर आती है भाई 70 वाला बालक तो रह गया, 40 वाला लग गया, नहीं इतना ऐसा, भी फर्क ऐसा नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैक्सिमम कितने मार्क्स का फर्क होता है? नहीं मैक्सिमम इसमें क्या है, 4-5 से लेके 8 नंबरों तक का लोगों को बेनिफिट हुआ है, 7 पॉइंट समथिंग का बेनिफिट हुआ है, लॉस किसी को नहीं हुआ। जैसे हरियाणा पुलिस का जिक्र करें 6600 वैकेंसी थी, हाँ, तो कितने का डिस्टेंस का फर्क पड़ा होगा? नहीं इसमें थोड़ा बहुत रैंक चेंज हो सकता है एक ही नंबर पे। मैं जो आपको उसका बताता हूँ थोड़ा सा, इसमें क्या एरर हो सकता बस है। बस एक ही सवाल है मेरे पास हाँ, ठीक है ना जी। अगर मैं एक कर्व बनाता हूँ जी, इधर मैं लिखता हूं मार्क्स, उधर मैं पॉपुलेशन, ठीक है ना, कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। यहां सपोज करो मेरा ये 50 है, 0 यहाँ 0 है, यहाँ आपका 80 में स्कोर था ना, यहाँ आपका 80 है, इसके बीच में आपने और बहुत सारे वो लगाए। जब आप इसका कर्व ड्रा करोगे, बहुत कम बच्चों के 0 नंबर होंगे जी, ठीक है ना, बहुत। तो इस अगर ये आसान शिफ्ट होगी तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। जैसे आपके ये एक शेप होगी, तो इसमें क्या है, आपका ये पीक 50 मान लो 56 है जी, 56 पे आया, यानी कि सबसे ज्यादा बच्चों ने 56 स्कोर किया इसमें, ठीक है ना, ठीक है जी। अगर ये आसान शिफ्ट होगी तो हो सकता है ये स्कोर ऐसे शेप आ जाए इसकी, तो आपका ये हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे जो है ना आपका 62 पे आ जाए जी, ठीक है ना। ये शेप ऐसी ही रहेगी, कोई जरूरी नहीं है, ये शेप एकदम राइज होकर नीचे भी आ सकती है, ये शेप आपकी फ्लैट भी हो सकती है, ठीक है ना जी। ये डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों के किस जोन में कितने मार्क्स आए हैं। अब जो आपके क्वेश्चन है उसका आंसर मैं देता हूं। सपोज करो एक बच्चे के रिटन में आउट ऑफ 80 72 मार्क्स हैं और इसके पास 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं, 77 है, ठीक है ना जी। दूसरे बच्चे के पास ये स्कोर 15 है, ठीक है ना, और ये स्कोर आपका 62 है। टेक्निकली दोनों, अगर ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होती, छोटी शिफ्ट होती, एक ही शिफ्ट में पेपर होता, तो दोनों के नंबर एक रैंक पे एक है, ठीक है। समस्या कहाँ आ सकती है, सपोज करो ये यहाँ पे एक पॉइंट पे कर्व पे आता है 62 वाला
जी 77 वाला दूसरे उस पर करता है। ऐसा तो है नहीं कि एक शिफ्ट में हमने जिसको रेफरेंस माना उसमें सबको 4.5 नंबर का बेनिफिट दिया हो या 5 नंबर का बेनिफिट दिया हो। जी। उस क्रम में उसकी पोजीशन कहाँ है ये उस पर डिपेंड करेगा। तो उससे क्या होगा कि सपोज करो 72 में हमारा स्कोर बढ़ रहा है 4.2 मार्क्स, ठीक है ना, और 62 पे जहां पोजीशन है वहां पे आपका बढ़ जाता है 4.6, जी ठीक है ना, जी। पॉसिबिलिटी है। जी जी बिल्कुल। दोनों का स्कोर ये था, तो मॉडिफाइड स्कोर क्या होगा आपका, इसमें तो आपका कितना हुआ आपका 76.2 हो गया प्लस 5 81.2। जी इसका स्कोर कितना होगा 62.46 यानी कि 66.6 प्लस 15 81.6। दोनों के 77 थे, लेकिन ये 81.6 जिसका ये स्कोर ज्यादा था 15 था तो उसका स्कोर भी हाई हो सकता है, लेकिन ये रेयर है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हाँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं, ये रेयर है। ओके। क्योंकि ये कर्व के बिहेवियर पे डिपेंड है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, आप इसको हटा नहीं सकते। रीजन है इसके पीछे, ये आपके फिक्स मार्क्स हैं, ये वेरी नहीं करते जी ये आपके वेरिएबल मार्क्स हैं क्योंकि आप इसको इंटरपोलेट करते हो। अगर आप किसी फिक्स चीज में ये वो जोड़ोगे और हर पॉइंट पे ये वेरी करते हैं जी तो ये एरर आना स्वाभाविक है। और ये आगे के लिए भी चैलेंज है। जैसे आज की डेट में आपका इक्वेटेड का इक्विपरसेंटाइल स्कोर है, जी फ्यूचर में कोई और फार्मूला डिवाइस हो जाता है और आ जाता है 10 साल बाद आ जाता है, जी जो फार्मूला एक फिक्स रखेगा दूसरे को वेरिएबल रखेगा, उस फार्मूले में ऐसा छोटा मोटा एरर आना बन सकता है। लाजमी मतलब है। ये हाँ लाजमी है, हट ही नहीं सकता। क्योंकि आप ये एश्योर नहीं कर सकते कि इस शिफ्ट में यहाँ पे 56 पे कितने बच्चे होंगे, 57 पे कितने होंगे। 57 पे हो सकता है 4 बच्चे हों, 56 पे आपके 800 बच्चे हों, 58 पे फिर आपके 406 बच्चे हों। कैसे आप उसको जो है ना कर्व को जो है ना वो करोगे। तो जो जहां जिस पोजीशन में बैठा है वहां से उसका भविष्य तय होता है, वहां से उसकी ये तय होता है उसको कितने मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हमने कर दिया हो। इसका इफेक्ट क्या होता है कि जैसे सपोज करो ये 81.6 है जी और ये 81.2 है, कितना डिफरेंस हुआ 0.4 का। तो इस बच्चे का जो वो है एक मीन पोजीशन से सपोज करो कोई 399 रैंक पे था, हो सकता है ये इसकी वजह से 403 पे हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेक्शन से बाहर हो जाए। ओके। हर बच्चे का जो इससे वेरिएशन आएगा वो 2-4 ऊपर या 2-4 नीचे आएगा, इससे ज्यादा बाहर नहीं जा सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 40 वाले का हो जाए 70 वाला रह जाए। नहीं नहीं नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ये ओके। सिर्फ इसमें है, ये 77 है दोनों के, जी एक का 81.2 आ सकता है, एक का 81.6 आ सकता है। और ये वेरिएशन एक नंबर के अंदर ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं है। सारा देखने के बाद जो मुझे पता चला वेरिएशन जो है ना सिर्फ इसी में है। इसमें क्या होता है कि जो बॉर्डर लाइन है जहां बच्चे का लास्ट सिलेक्शन होना है जी वहां 2-4 बच्चे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये फार्मूले से है, ये पिक एंड चूज नहीं है। ये फार्मूले के साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। हम अगर फार्मूले के साथ छेड़खानी करते हैं तो वो ज्यादा दिक्कत करेगा। तो हमने उसको जो नेचुरल आ रहा है हमारे फार्मूले को कहीं से भी करें तो उसको देख सकते हैं। मेरी सलाह ये है, मेरा तो थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड है इंजीनियर होने की वजह से, तो मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। जो हमारा आम आदमी है जो सोसाइटी में है, जो आर्ट से पढ़ा हुआ है, जिसने स्टेटिस्टिक नहीं पढ़ी, तो उसको ये चीज समझा पाना बड़ा मुश्किल है कि जो है ना ये इंटरपोलेशन क्या होती है, ये स्टेटिस्टिकल डाटा क्या है। तो इसको ठीक करने के लिए मतलब आपको मतलब आप इसी से समझा सकते हो। थोड़ा बहुत जो है ना बहुत मतलब मुश्किल है ढंग से समझा पाना।